हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोराम्फेनिकोल। नाउ क्लोराम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। क्लोराम्फेनिकोल एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, इसीलिए ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ना क्लोराम्फेनिकोल के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि यद्यपि क्लोराम्फेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, पर फिर भी क्लोराम्फेनिकोल का यूज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कम होता है, क्योंकि क्लोराम्फेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि एप्लास्टिक अनीमिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम। नाउ शुरुआत में इनिशियली 1947 में क्लोराम्फेनिकोल एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से प्रोड्यूस हुआ था, पर अब इसको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है और जो क्लोराम्फेनिकोल कमर्शियली अवेलेबल है वो पूरी तरह सिंथेटिक है। नाउ क्लोराम्फेनिकोल एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ये बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। सो क्लोराम्फेनिकोल इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ क्लोराम्फेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए उन स्टेप्स को समझना ज़रूरी है जिससे बैक्टीरियल सेल्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब आप इन तीन फिगर्स को देखो। ये एक बैक्टीरियल राइबोसोम है। बैक्टीरियल राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट। ये है मैसेंजर आरएनए, mRNA। ये कोडोन्स हैं जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जिससे पेप्टाइड चेन बनती है और बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नाउ मैसेंजर आरएनए mRNA डीएनए से प्रोड्यूस होता है। नाउ मैसेंजर आरएनए बैक्टीरियल राइबोसोम के 30S सब यूनिट से अटैच हो जाता है। 50S सब यूनिट पर दो साइट्स हैं, P यानी कि पेप्टिडाइल साइट और A यानी कि एक्सेप्टर साइट। ये है ट्रांसफर आरएनए, tRNA। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। P साइट पर ये एक नेसेंट पेप्टाइड चेन है जिसका अभी फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि अभी बन रही है। 1, 2, 3 पेप्टाइड चेन के अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ मैसेंजर आरएनए के कोडोन के हिसाब से एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए अगले अमाइनो एसिड को राइबोसोम की ए साइट पर ट्रांसपोर्ट करता है। अब बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इस पेप्टाइड चेन को या फिर कहीं इस पेप्टाइड चेन को फर्दर एलोंगेट होना है, फर्दर और आगे लंबा होना है। इसीलिए ये नेसेंट पेप्टाइड चेन P साइट से A साइट पर ट्रांसफर हो जाती है और फिर ट्रांसपेप्टिडेशन होता है। ट्रांसपेप्टिडेशन की वजह से ये जो नया अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड 4 और नेसेंट पेप्टाइड चेन है, इसके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए या फिर हम कहें ट्रांसपेप्टिडेशन के प्रोसेस के लिए एक एंजाइम बहुत ज़रूरी है और वो एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो इस तरह ये पेप्टाइड चेन एलोंगेट होती रहती है, लंबी होती रहती है और जिस बैक्टीरियल प्रोटीन की ज़रूरत हो उस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब समझते हैं क्लोराम्फेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ क्लोराम्फेनिकोल बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट से रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है। इसके बाद क्लोराम्फेनिकोल एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है।
एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के एक्शन के ब्लॉक होने से ट्रांसपेप्टिडेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो इस तरह से ये जो नया अमाइनो एसिड है और ये जो नेसेंट पेप्टाइड चेन है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता और इसी वजह से अब ये जो पेप्टाइड चेन है ये फिर इलोंगेट नहीं हो पाती, ये फिर लंबी नहीं हो पाती और इस वजह से बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है। बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होने से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता और इसी वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गई है, इसी वजह से क्लोराम्फेनिकोल एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता। सो क्लोराम्फेनिकोल बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ exerts बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। पर हाई डोजेस में क्लोराम्फेनिकोल बैक्टीरियाज को मार देता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है और इसी वजह से हाई डोजेस में क्लोराम्फेनिकोल बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये है क्लोराम्फेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब पढ़ते हैं क्लोराम्फेनिकोल का एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोराम्फेनिकोल बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक देता है और प्राइमरीली एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये बैक्टीरियाज को मार देता है और बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्लोराम्फेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोकाई और बेसिलाई के अगेंस्ट एक्टिव है। ये रिकेट्शिया और माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी एक्टिव है। पर बहुत से बैक्टीरियाज ने अब क्लोराम्फेनिकोल के एक्शन से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो वहाँ पर ये इफेक्टिव नहीं है। क्लोराम्फेनिकोल माइकोबैक्टीरिया, सुडोमोनास, कुछ प्रोटियस, वायरसेस और फंगाई के अगेंस्ट इनइफेक्टिव है। तो ये है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोराम्फेनिकोल। अब क्लोराम्फेनिकोल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को समझते हैं। क्लोराम्फेनिकोल इज रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और इसीलिए क्लोराम्फेनिकोल को ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। 50 to 60% क्लोराम्फेनिकोल प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। क्लोराम्फेनिकोल इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेता है, ये प्लेजेंटा को भी क्रॉस कर लेता है और मिल्क में भी इसका सिक्रीशन होता है और इसीलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान क्लोराम्फेनिकोल का यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्लोराम्फेनिकोल का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होकर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। एडल्ट्स में क्लोराम्फेनिकोल की प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 to 5 आवर्स है। ना ओरल यूज़ के अलावा क्लोराम्फेनिकोल को टॉपिकली भी एडमिनिस्टर किया जाता है एज एन ईयर ड्रॉप, देन एज अ आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट और इसको पेरेंट्रली भी इसका यूज़ होता है। अब स्टडी करते हैं क्लोराम्फेनिकोल के इंडिकेशंस। क्लोराम्फेनिकोल सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि बोन मैरो डिप्रेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम और इसीलिए क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक का क्लिनिकल यूज़ बहुत कम किया जाता है। क्लोराम्फेनिकोल को सिर्फ उन सीवियर या फिर सीरियस इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं जहां पर दूसरे सेफ एंटी माइक्रोबियल्स अवेलेबल ना हो। क्लोराम्फेनिकोल को टॉपिकली यूज़ किया जा सकता है सुपरफिशियल आई इन्फेक्शंस यानी कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आँख लाल हो जाती है, सूज जाती है, उसमें क्लोराम्फेनिकोल आई ड्रॉप्स या फिर क्लोराम्फेनिकोल
आई ऑइंटमेंट यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी क्लोराम्फेनिकोल ईयर ड्रॉप्स को यूज़ किया जा सकता है। देन इंट्राऑक्यूलर इन्फेक्शन जैसे कि एंडोथेल्माइटिस यानी कि आई का इंटरनल इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन जो कि क्लोराम्फेनिकोल सेंसिटिव बैक्टीरिया से हुआ हो, उसमें भी क्लोराम्फेनिकोल का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पायरोजेनिक जिसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, इसमें भी क्लोराम्फेनिकोल का यूज़ हो सकता है। पर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स विद और विदाउट वेंकोमाइसिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की एम्पेरिकल थेरेपी में फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। क्लोराम्फेनिकोल को एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर क्लिंडामाइसिन या फिर मेट्रोनाइडाजोल को एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए सबसे पहले यूज़ किया जाता है। नाउ 1980s में क्लोराम्फेनिकोल को एंटेरिक फीवर जिसे टाइफॉइड फीवर भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। पर अब क्योंकि सैल्मोनेला टाइफाई क्लोराम्फेनिकोल से रेजिस्टेंट हो गया है और साथ ही साथ क्लोराम्फेनिकोल के बहुत सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, इस वजह से थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स को टाइफॉइड की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। देन ब्रुसिलोसिस और रिकेट्शियल इन्फेक्शंस के लिए टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करते हैं। वूपिंग कफ के लिए एरिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जाता है। तो ये हैं क्लोराम्फेनिकोल के क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं क्लोराम्फेनिकोल के एडवर्स इफ़ेक्ट्स। क्लोराम्फेनिकोल के एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत ही सीरियस होते हैं और इसीलिए क्लोराम्फेनिकोल का यूज़ काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, काफ़ी लिमिटेड है। बोन मैरो डिप्रेशन क्लोराम्फेनिकोल का सबसे ज़्यादा सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट है और ये बोन मैरो डिप्रेशन दो तरह का हो सकता है, नॉन डोज डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट। नॉन डोज डिपेंडेंट एक इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। यहाँ ड्रग से इडियोसिंक्रेसी हो जाती है और इस वजह से बोन मैरो का डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक अनीमिया में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये एप्लास्टिक अनीमिया रेयरली होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, पर ये बहुत ही सीरियस होता है और ज़्यादातर ये फेटल होता है, इसमें मौत भी हो सकती है। दूसरी ओर डोज डिपेंडेंट माइलियोसप्रेशन, डोज डिपेंडेंट बोन मैरो डिप्रेशन में क्लोराम्फेनिकोल की डोज और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी की वजह से माइलोसप्रेशन या फिर बोन मैरो डिप्रेशन होता है। और इसीलिए क्योंकि ये डोज पे डिपेंडेंट है, ये ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी पर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये एक प्रेडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट है जो कि रिवर्सिबल है। इसमें रिवर्सिबल अनीमिया के साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और न्यूट्रोपेनिया होता है। क्लोराम्फेनिकोल का दूसरा मेजर एडवर्स इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसमें आई की ऑप्टिक नर्व में इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन हो जाती है और इसकी वजह से एक्यूट या फिर सब एक्यूट विजन लॉस हो सकता है, यानी कि विजन लॉस बहुत जल्दी या फिर कुछ समय में हो सकता है। इसी के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से नंबनेस यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकती है, टिंगलिंग या फिर प्रिकलिंग सेंसेशन होती है। ये टिंगलिंग सेंसेशन तब होती है जबकि जो नर्व्स हैं वो इरिटेट हो जाती हैं। नर्व्स इरिटेट होने पर टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं। क्लोराम्फेनिकोल कैन ऑल्सो
produce irritative effects like nausea, vomiting, diarrhea. इसके अलावा क्योंकि क्लोराम्फेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये गट के नॉर्मल हेल्दी माइक्रोबियल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे कई बार अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज अगर कोलोन में ग्रो करने लगे तो कई बार इससे डायरिया भी हो सकता है. इसके अलावा क्लोराम्फेनिकोल से हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकते हैं. देन ग्रे बेबी सिंड्रोम. ग्रे बेबी सिंड्रोम भी क्लोराम्फेनिकोल का एक सीरियस एडवर्स इफेक्ट है. जब नियोनेट्स यानी कि नवजात शिशु को क्लोराम्फेनिकोल की हाई डोज दी गई तब ये सारे लक्षण दिखाई दिए. द बेबी स्टॉप्ड फीडिंग, बेबी ने वॉमिटिंग कर दी, बेबी की मसल्स हाइपोटोनिक हो गई यानी कि मसल्स की ताकत कम हो गई. उसके अलावा बेबी में हाइपोथर्मिया हो गया यानी कि बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया. एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंटेड हो गया यानी कि पेट फूल गया. रेस्पिरेशन इरेगुलर हो गई. इसके साथ ही साथ नवजात शिशु की बॉडी में साइनोसिस डेवलप हो गया यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरा जो शरीर है, पूरी जो बॉडी है वो ग्रे कलर की हो गई. और इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स और फिर नियोनेट की या फिर नवजात शिशु की डेथ हो जाती है. नवजात शिशु में क्लोराम्फेनिकोल का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से क्लोराम्फेनिकोल एक्सक्रीट नहीं होती और ब्लड में क्लोराम्फेनिकोल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. ज़्यादा क्लोराम्फेनिकोल की कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है. लीवर, माइटोकॉन्ड्रिया, स्केलेटल मसल्स, बॉडी के सभी सेल्स पर इस इम्पेयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से ये ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है और ये है ग्रे बेबी सिंड्रोम के सारे लक्षण. सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लोराम्फेनिकोल. अब देखते हैं क्लोराम्फेनिकोल की कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग इंटरैक्शंस. ड्रग्स जैसे कि फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, रिफैम्पिन क्लोराम्फेनिकोल के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती हैं. क्लोराम्फेनिकोल का मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्लोराम्फेनिकोल की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है और इसी वजह से क्लोराम्फेनिकोल की जो थेरेपी है वो फेल हो सकती है. इसके अलावा क्लोराम्फेनिकोल कुछ ड्रग्स जैसे कि टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, वारफेरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड के मेटाबॉलिज्म को कम कर सकती हैं, जिससे इन ड्रग्स की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है और इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है. और इसीलिए अगर इन ड्रग्स को क्लोराम्फेनिकोल के साथ दिया जाए तो डोजेज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है. तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोराम्फेनिकोल. प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है. क्लोराम्फेनिकोल को यूज़ करने के लिए या फिर किसी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें. एंटीबायोटिक्स को कभी भी फिजिशियन को कंसल्ट करे बिना यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.